Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economics Session 5 Current Problems and Issues and Inflation in India. Topics covered include Introduction, Problem of Poverty, Unemployment and Inequalities, Measurement of Poverty, Magnitude of Poverty, Causes of Poverty, Government Policy, Population Problem, Inadequate availability of infrastructure, problem of rising prices, black economy and corruption, balance of payment constraint, physical constraint, measurement of inflation in India, causes of inflation in India, remedies which will include the monetary policy, fiscal policy, production and distribution policy, administered price policy, commercial policy, and income policy. Introduction. Problems have been with us as a legacy of the past. As a matter of fact, these very problems had prompted us to adopt the course of planned economic development. Another set of problems has arisen in the course of the process of economic growth. Example, problem of a sustained and persistent increase in the price level or poor performance of public enterprises, ecological degradation, infrastructural inadequacies, regional disparities in growth, balance of payment difficulties, inadequacies of financial resources with the state, etc. इंडिया बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का, वो सफ़र हो रहा है. जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उनकी परफॉर्मेंस पुअर है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सफिशिएंट नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ग्रोथ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इनएडुकेट हैं. Problem on poverty, unemployment and inequalities. Poverty has been centuries old and deep-rooted in the Indian economy. It has not been possible to remove poverty altogether despite sustained efforts over the last 4.5 decades of planned economic growth. Poverty basically बहुत लंबी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है इंडिया की. जो पावर्टी है इंडिया की, मेजर की जाती है पावर्टी लाइन से. पावर्टी लाइन बेसिकली डिफाइन किया गया कि पावर्टी लाइन वो लेवल ऑफ इनकम है जो एक हाउस होल्ड, जिसे एक हाउस होल्ड एक परचेज कर सकता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज. पावर्टी लाइन इंडिया में कुछ बेसिस पे ड्रॉ होती हैं, जैसे मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो नेसेसरी होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए. अगर एक पर्सन रूरल एरिया में है तो 2400 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट है, अगर वो अर्बन एरियाज में है तो 2100 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट है. प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का है वो बेसिकली एस्टिमेट्स प्रिपेयर करता है कि कितने लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी से जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया, वो यही है कि इंडिया की मोर देन 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है. और जो मैग्नीट्यूड है पॉवर्टी का वो रूरल एरिया में ज़्यादा है अर्बन एरिया से अगर कंपेयर करें तो. यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि रूरल एरिया में 1972-73 में जो पॉवर्टी थी वो 54.10 थी, हालांकि जो अर्बन एरिया में थी वो 41.20% थी. अर्बन एरिया में 1972 में कम पॉवर्टी थी. अगर हम इसको कंपेयर करें और दूसरे ईयर्स से, तब भी जो रूरल एरिया में पॉवर्टी है वो अर्बन एरिया से ज़्यादा है. और ओवरऑल कंपैरिजन से हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी जो रेट है वो इंडिया में डिक्रीज हुआ है 51% से, जो 1972-73 में था, 1993-94 में 35% पे तक था. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं. बेसिकली पॉवर्टी इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को परचेज कर सकें, या फिर उनकी इनकम इतनी लो है कि वो अपने बेसिक आइटम्स नहीं खरीद पा रहे हैं. जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर,
कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए, जिसमें पहला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो बेसिकली एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। अगर पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो एक तरीका यही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए इंडिया में। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैपेसिटी है उसमें ग्रोथ की जाए। जितने भी लेबर सरप्लस है इंडिया में उनको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। दूसरा जो रीजन है जिस रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए वो है कि जो एसेट्स हैं, जो ओनरशिप है एसेट्स की, जो इनकम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज हैं। यही रीजन है जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का वो बहुत ही स्लो है। ये देखा गया है कि जो टारगेट फिक्स हुआ है 5 ईयर प्लान में उससे हमेशा कम ही अचीव हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली ताकि वो पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट कर सके। ये पॉलिसी बेसिकली दो पार्ट में, दो पीरियड्स में डिवाइड हुई थी। पहला था 1951-75 से और दूसरा था पोस्ट 1975। जो पहला था गवर्नमेंट ने जो निकाला वो था कि ड्यूरिंग द पीरियड 1951-75 the government relied primarily on fast economic growth to elevate the economic condition of the poor. During the post-1975 period, the important element of the poverty elevation strategy has been the direct intervention by the state in favor of poor. 1951-75 में गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही है जो पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है और इनकम को जनरेट कर सकती है। पोस्ट 1975 जो स्ट्रेटेजी थी उसमें पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसमें स्टेट ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया। कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लिया गवर्नमेंट ने निकाले, जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, JRY जवाहर रोजगार योजना, ES एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इन सब स्कीम्स के थ्रू पॉवर्टी को एलिमिनेट किया गया और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, poverty is both as a result and a cost of fast increasing population in the country. A large population should be looked upon as an asset which can contribute to and to play a critical role in accelerating the rate of economic growth in the economy. A large size of population also provides a domestic market for its product. One of the factor जो responsible है poverty के लिए वो population भी है। पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है जो पॉवर्टी में रिजल्ट कर रही है क्योंकि जो पॉपुलेशन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल रही हैं, ना ही वो कोई एसेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के लिए। जितना भी लार्ज सप्लाई है लेबर का उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, Infrastructure refers to all those supporting structures that help direct population activities like agriculture and industry. Infrastructure can be divided into two groups, social infrastructure and economic infrastructure. Infrastructure inadequate है, ये भी एक प्रॉब्लम है। Infrastructure का मतलब है वो सारे आइटम्स जो एक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं डायरेक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आती है सर्विसेज जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल, एस्टेट्स एंड टेक्निकल पार्क। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन, सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ब्लैक इकोनॉमी एंड करप्शन, the all-pervasive system of controls and state domination are
practiced in the past has promoted corruption and generation of black income. The main reason for corruption are lack of transparency in rule and bureaucratic conveyance, scarcity of goods and services and control on their distribution, red tape which encourage the use of bribe as speed money, the archaic laws. ब्लैक इकोनॉमी और करप्शन ये ऐसी चीज हैं कि जो हर लेवल पे फाउंड होती हैं. अगर सारी इकोनॉमीज को कंपेयर किया जाए तो ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया अमंग टॉप 5 करप्ट कंट्रीज में आती है. One of the important causes of black economy can be traced to high rates of taxation and large dependence on indirect taxes rather than direct taxes accompanied by massive tax evasion. जो रीजंस हैं ब्लैक इकोनॉमी का वो ये है कि टैक्सेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है और फंड्स की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, जनरल डिट्रोजेशन है स्टैंडर्ड्स में, पब्लिक की मोरालिटी में, उनके अपने एथिक्स वैल्यूज सब बेकार हो चुके हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट. Balance of payment is an annual statement of accounts of a country relating to its economic transactions with the rest of the world. Balance of payment basically एक statement है accounts का जो show करता है कि country में कितने economic transactions हुए हैं दूसरे economies के साथ. Basically ये monetary value को record करता है. एक country में export होते हैं goods और services के दूसरी countries पे, उन exports के द्वारा payment आती है जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसी में आती है. सिमिलरली इंपोर्ट भी होता है गुड्स और सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरे कंट्री के द्वारा, और उस कंट्री की ऑब्लिगेशन होती है कि उसको पेमेंट करे दूसरी कंट्री को. वो पेमेंट भी एक हार्ड फॉरेन एक्सचेंज में होती है. जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोर्ट्स के थ्रू वो बैलेंस्ड होना चाहिए जो आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का इंपोर्ट्स के थ्रू. अगर इनफ्लो कम होता है आउटफ्लो से तो कंट्री में डेफिसिट है, और डेफिसिट फाइनेंस की जा सकती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू, कैपिटल इनफ्लो के थ्रू. तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस. डेफिसिट मींस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है कंट्री के इंपोर्ट से, और सरप्लस मींस जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा है कंट्री के इंपोर्ट से. और बैलेंस तब होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस होते हैं और इक्वल होते हैं. फिस्कल कंस्ट्रेंट. Fiscal situation of a country relate to the finances of the government. Two important aspects of the government finance are government revenue and government expenditure. बेसिकली 2 जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं गवर्नमेंट फाइनेंस के वो हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बेसिकली टैक्सेस के थ्रू आता है, और सरप्लस जो एंटरप्राइज जनरेट करती है उनके थ्रू आता है. मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो बेसिकली मेजर की जाती है एक होल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे. जो होल प्राइस इंडेक्स है वो एक कंपोजिट इंडेक्स है 447 कमोडिटीज का, और उन कमोडिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो पहला पार्ट है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स, जो दूसरा पार्ट है वो है फ्यूल ग्रुप, और तीसरे में है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. इन्फ्लेशन जो इंडिया में है वो बहुत मिक्सचर है डिमांड पुल का और कॉस्ट पुश स्ट्रैटेजीज का, फैक्टर्स का. कुछ फैक्टर्स होते हैं डिमांड साइड पे और कुछ फैक्टर्स होते हैं सप्लाई साइड पे. जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड साइड पे वो है इन्फ्लेशनरी फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट. जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बढ़ता ही जा रहा है अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से अब कंपेयर करें, जो कि बेसिकली रिजल्ट कर रहा है फिजिकल डेफिसिट्स में. दूसरा जो फैक्टर है वो लार्ज सप्लाई टू बैंक क्रेडिट. सप्लाई है क्रेडिट का वो बहुत ज्यादा है. थर्ड इज लार्ज इनफ्लो ऑफ नॉन डेप्ट फॉरेन कैपिटल.
लार्ज इनफ्लोज है फॉरेन कैपिटल का एब्रॉड से, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, जो बेसिकली लिक्विडिटी ऐड करता है इकोनॉमी में, और न्यू गुड्स की डिमांड होती है, न्यू सर्विसेज की डिमांड होती है। लास्ट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वो मनी है बेसिकली जो एक्वायर किया जाता है टैक्सेस को इवेड करने के लिए। ब्लैक मनी फाइनेंस किया जाता है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, जैसे कि रियल एस्टेट में, गोल्ड स्मगलिंग में, होर्डिंग में या लग्जरी लिविंग में। जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई साइड में, उसमें है राइज इन दी एडमिनिस्ट्रेट प्राइजेस। किसी भी इकोनॉमी में जो एक मार्केट है वो इन्फ्लुएंस होती है, रेगुलेट होती है गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू। सेकेंड रीजन इज डिसएलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका इंपोर्ट प्राइसेस बहुत बढ़ता जा रहा है। फॉल्टी एंड इनफेक्टिव मैनेजमेंट। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो इंडल्ज करते हैं कुछ अलग प्रैक्टिसेस में जो कि लीगल नहीं होती हैं, जैसे होर्डिंग में, स्पेकुलेटिव डीलिंग्स में, जो रिजल्ट करती हैं ब्लैक मार्केटिंग में। कुछ रेमेडीज हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उससे पहले है मॉनेटरी पॉलिसी। The basic task of a monetary policy in a developing economy is to meet the credit needs of the growth sectors on the one hand and to curb the supply of money to be used in the non-productive items like speculative dealings and hoarding and on the other. Monetary policy basically credit facilities provide करती है लोगों को. Fiscal policy is the need to curb fiscal deficit. Recent experience has shown that a reduction in fiscal deficit by axing development expenditure can lead to recession and lower revenue yields. Power and distribution policy. No scheme worth its name can be successful if it does not aim at increased production and productivity, both in the agriculture and industrial sectors of the economy. Next is administered price policy. Administered price policy in this context, it is pertinent to note the objectives of physical stability and price stability not always coincide. ये जरूरी है कि जो फिजिकल स्टेबिलिटी है और प्राइस स्टेबिलिटी है वो कभी कॉन्साइड नहीं हो. कमर्शियल पॉलिसी. Export orientation of commercial policy and encouragement of to inward flow of foreign exchange in any forms has come to be clearly established in more recent years. Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what are the causes of inflation in India? Second is, explain fiscal constraint. That's all for this session. Thank you.